आदाब। कुदरत के राज आखिर सुलझाए कैसे जाते हैं? बायोलॉजी सिर्फ किताबों में बंद मालूमात का नाम नहीं है, बल्कि ये जिंदा चीज़ों और उनके मसाइल को समझने का एक प्रॉपर प्रैक्टिकल निज़ाम है। आज हम इंस्ट्रक्टर अब्दुल रहीम के दूसरे चैप्टर की रोशनी में ये समझेंगे कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप कैसे हल किया जाता है। चलिए सीधा आज के इस दिलचस्प मौजू की तरफ चलते हैं। किसी भी बायोलॉजिकल मसले को हल करने के ये 4 बुनियादी स्टेप्स बिल्कुल किसी जासूसी थ्रिलर की तरह होते हैं। पहला कदम मुशाहिदा यानी ऑब्जर्वेशन है, फिर एक मफरूज़ा या हाइपोथेसिस बनाया जाता है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट होता है और आखिर में डेटा एनालिसिस। हर कदम पिछले कदम से जुड़ा होता है और एक नया राज खोलता है। तो आज हम बेसिकली इन्हीं स्टेप्स से गुजरेंगे, मसले को पहचानने से लेकर उसके साइंटिफिक इशारा जमा करने, एक दानिशमंदाना अंदाज़ा लगाने, उसे टेस्ट करने और बिल्कुल आखिर में हतमी नतीजे तक पहुंचने का पूरा सफ़र। सबसे पहले बायोलॉजिकल मिस्ट्री को समझना। अब जाहिर है, मसले को अच्छी तरह समझे बिना उसका हल कहाँ से आएगा। हम इसे समझने के लिए मलेरिया को अपनी केस स्टडी बनाएंगे, एक ऐसी बीमारी जिसने सदियों तक इंसानियत को बुरी तरह परेशान किए रखा। जरा इन एदाद शुमार पर गौर करें। मलेरिया से हर साल तकरीबन 280 मिलियन लोग मुतासिर होते हैं और 2 मिलियन के करीब जानें चली जाती हैं। ये महज नंबर्स नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि एक बायोलॉजिकल मसला कितना संगीन हो सकता है और इसे फौरी तौर पर हल करना कितना ज़रूरी होता है। अब सदियों तक इस छोटे से मादा अनोफिलिस मच्छर पर मलेरिया फैलाने का सबसे बड़ा शक किया जाता रहा। लेकिन देखें, साइंस की दुनिया में सिर्फ शक पर फैसले नहीं होते, सबूत चाहिए होते हैं, और यहीं से हमारा अगला फेज शुरू होता है। दूसरा हिस्सा, साइंटिफिक क्लूज जमा करना। जैसे एक डिटेक्टिव किसी क्राइम सीन पर बारीक बीनी से सबूत जमा करता है, बिल्कुल वैसे ही बायोलॉजिस्ट भी पहले फेज में सिर्फ मुशाहिदात इकट्ठे करता है। ये मुशाहिदात 2 किस्म के होते हैं। एक क्वालिटेटिव डेटा, जिसमें हम अपनी 5 हिस्से जैसे देखना या सूंघना का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरा है क्वांटिटेटिव डेटा, जहां चीज़ों को प्रॉपर नंबर्स में नापा जाता है। साइंस में हमेशा इन्हीं क्वांटिटेटिव नंबर्स पर ज़्यादा एतमाद किया जाता है, क्योंकि जब हम मेजरिंग टेप या स्टॉप वॉच जैसे प्रॉपर आलात यूज़ करते हैं तो मिलने वाला डेटा बिल्कुल ठोस और हकीकी होता है। इसमें किसी जज्बात या इंसानी गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। हिस्ट्री में 1880 में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। लवेरन नाम के एक फ्रेंच डॉक्टर ने मलेरिया के मरीजों का खून माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और उसे वहां छोटी छोटी मखलूक नजर आई। इसे बाद में प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। ये वो ऑब्जर्वेशन था जिसने असल कातिल को बेनकाब करना शुरू किया। तीसरा हिस्सा, एक इंटेलिजेंट गैस लगाना। अब डेटा तो जमा हो गया, लेकिन सिर्फ मालूमात का ढेर लगाना काफी थोड़ी है। इन डॉट्स को कनेक्ट करके एक मंतकी वजह भी तो तलाश करनी होती है। साइंस की ज़बान में इसी दानिशमंदाना अंदाज को हाइपोथेसिस कहते हैं। लेकिन एक मिनट, ये कोई हवा में तीर चलाना नहीं होता। एक हाइपोथेसिस की सबसे बड़ी खासियत ही यह है कि उसे तजुर्बे की कसौटी पर परखा जा सके। अगर किसी अंदाजे को लैब में टेस्ट ही नहीं किया जा सकता तो वो साइंस के किसी काम का नहीं। बायोलॉजिस्ट्स अपने दिमाग को 2 तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक इंडक्टिव रीजनिंग, जो छोटी छोटी बातों से शुरू होकर एक बड़े आम असूल की तरफ जाती है, और दूसरी डिडक्टिव रीजनिंग, जो एक बड़े असूल को सामने रखकर किसी खास नतीजे की तरफ आती है। बायोलॉजिकल मेथड में आमतौर पर यह डिडक्टिव रीजनिंग ही सबसे ज़्यादा कारगर साबित होती है। डिडक्टिव रीजनिंग का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल और लॉजिकल है। अगर तो यानी इफ देन। मिसाल ले लीजिए, अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है तो फिर हर मलेरिया के मरीज के खून में प्लाज्मोडियम लाजमी मौजूद होना चाहिए। ये माकूल सोच सीधा हमें अगले कदम की तरफ ले जाती है। चौथा हिस्सा, हाइपोथेसिस की जांच और तजर्बा। अब वक्त आ गया है कि उन तमाम ख्यालात को अमली शक्ल दी जाए और इन इफ देन स्टेटमेंट्स को लेबोरेटरी में परखा जाए। एक मुनासिब एक्सपेरिमेंट में हमेशा 2 ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जैसे 100 मलेरिया के मरीज जिन पर टेस्ट किया जाएगा, और दूसरा कंट्रोल ग्रुप, यानी 100 बिल्कुल सेहतमंद लोग। जब इन दोनों ग्रुप्स के नताइज का आपस में मवाजना होता है, बस तभी असल कहानी समझ आती है। इन्हीं तजुर्बात से ये बिल्कुल वाज़ेह हुआ कि प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल इंसानी जिस्म और मच्छर दोनों के अंदर पूरा करता है। मच्छर तो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का जरिया है, जबकि बीमार करने वाला असल पैरासाइट ये प्लाज्मोडियम ही है। खैर, सिर्फ तजुर्बा करना काफ़ी नहीं है। जो डेटा मिला उसे टेबल्स और ग्राफ्स में ऑर्गेनाइज करना और उसका प्रॉपर तज्जिया करना उतना ही ज़रूरी है। यहाँ मैथ, रेशो और प्रोपोर्शन का बड़ा अहम किरदार है। हिसाब किताब के बिना बायोलॉजी के इतने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स को मुकम्मल तौर पर परखना नामुमकिन सी बात है।
5वां हिस्सा, द फाइनल कंक्लूजन। जब सारा डेटा बार बार एक ही नतीजा देने लगे और नताइज दुरुस्त साबित होते रहें, तो फिर आगे क्या होता है? जब कोई हाइपोथेसिस बार बार तजुर्बात की सख्ती बर्दाश्त कर ले और दुरुस्त साबित हो, तो वो साइंटिफिक थीरी बन जाती है। जैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थीरी का मतलब कोई कच्चा आइडिया बिल्कुल नहीं होता, बल्कि ये अनगिनत मजबूत सबूतों और तसलसल पर खड़ी एक सच्ची हकीकत होती है। और अगर कोई थ्योरी वक्त गुजारने के साथ कभी गलत साबित ना हो, तो वो एक साइंटिफिक लॉ यानी कुदरत का एक मुस्तकिल असूल बन जाती है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि बायोलॉजी में साइंटिफिक लॉज बहुत कम मिलते हैं। इसकी वजह यह है कि जिंदगी की नौइयत हमेशा तब्दील होती रहती है। ये इंतहाई पेचीदा है। इंस्ट्रक्टर अब्दुल रहीम के सबक ने हमें सिखाया कि बायोलॉजिकल मेथड किस तरह स्टेप बाय स्टेप बड़ी से बड़ी बीमारी का राज फाश कर सकता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर हम बिल्कुल यही तरीकाकार यानी मुशाहिदा, अंदाजा और तजुर्बा अपनी रोजमर्रा जिंदगी के उलझे हुए मसाइल पर लागू करें, तो क्या हमारी पेचीदगियां आसान नहीं हो जाएंगी? एक बार इस पर जरूर सोचिएगा।